Hello students, today we are going to learn types of chemical reactions. ओके इस पेज पे मैंने जो टाइप से पूरे लिख लिए हैं, हम ऊपर ऊपर इसको इंट्रोडक्शन लेते हैं और बाद में वन बाय वन हम डीप में जाएंगे. ओके तो देर आर सेवरल टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन डिपेंडिंग अपॉन द रिएक्टेंट्स हैपनिंग टू गेट प्रोडक्ट. रिएक्टेंट में दो रिएक्टेंट के बीच में कौन से प्रोसेस से केमिकल रिएक्शन हो रहा है, उस प्रोसेस के हिसाब से ये सब टाइप्स आए हैं. ओके तो देखते हैं, चालू करेंगे हम. पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन. अगर दो रिएक्टेंट जैसे कि रिएक्टेंट ए है और रिएक्टेंट बी है, ये दोनों कंबाइन हो गए टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, मतलब ए प्लस बी गिव्स सी, ए प्लस बी गिव्स सी या फिर ए बी. दो रिएक्टेंट है वो क्या हो गया, एडिशन हो गया उसका, मतलब कंबाइन हो गए टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट. तो ये क्या हो गया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन. नाम में ही लिखा है बच्चों, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दो रिएक्टेंट का कंबाइन होना टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट. ये कौन सी रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन. नेक्स्ट है बच्चों डिकम्पोजिशन रिएक्शन. अब ये डिकम्पोजिशन को हम डिकॉम्बिनेशन भी कह सकते हैं, क्योंकि कॉम्बिनेशन रिएक्शन की टोटल अपोजिट है. अब ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है, इसके टोटल अपोजिट. इसमें दो रिएक्टेंट से एक प्रोडक्ट बन रहा था, इसमें क्या होगा, एक प्रोडक्ट से दो रिएक्टेंट बनेगी या फिर एक रिएक्टेंट से दो प्रोडक्ट बनेगी. ओके डिकम्पोजिशन रिएक्शन में. ओके अभी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है वो तीन अलग अलग नेचर में पाया जाता है. ओके अगर डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैरीड आउट होते समय हीट का यूज हुआ हो, हीट का, तो उसको हम थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं. अगर डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैरिड आउट हुआ हो करंट के प्रेजेंस में, तो उसको हम इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं. और अगर डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैरिड आउट हुआ हो फोटॉन्स या फिर लाइट को हम फोटॉन्स बोलते हैं, फोटॉन्स या फिर लाइट्स के प्रेजेंस में, तो उसको हम फोटोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं. ओके ये हो गया हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन. याद रखना बच्चों, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है, दो रिएक्टेंट कंबाइन होते हैं टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट. डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन का टोटल अपोजिट है, एग्जैक्ट अपोजिट है. डिकम्पोजिशन रिएक्शन के तीन सब टाइप्स है, एक थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइसिस, फोटोकेमिकल. ओके थर्मल में हीट है, इलेक्ट्रिसिटी में करंट है, और फोटोकेमिकल में लाइट है और फोटॉन्स है. ओके नेक्स्ट जो रिएक्शन है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. अभी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, अभी बच्चों यहाँ पे आपको एक एक्स्ट्रा नॉलेज की जरूरत है जो आपको याद करनी है. मैं रिएक्टिविटी सीरीज दे दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, जो रिएक्टिविटी सीरीज है. तो क्या होता है, कोई एलिमेंट होता है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है, कोई कम रिएक्टिव होता है. रिएक्टिव मतलब क्या है, रिएक्टिव मतलब क्या है, रिएक्शन तो हम आपको पता है. ओके रिएक्टिव मतलब पता है, अगर पापा हमको डांटते हैं, कभी कभी हम भी गुस्से में उल्टा बोल देते हैं, हम रिएक्ट होते हैं. या फिर हम पापा को कुछ गलत बोल देते तो पापा उल्टा हमको डांटते हैं, तो पापा ज़्यादा रिएक्ट होते हैं. कोई कम रिएक्ट होता है, कोई ज़्यादा रिएक्ट होता है. वही बात आप मम्मी को बोल दो, मम्मी कम रिएक्ट होगी. ओके और पापा ज़्यादा रिएक्ट होते हैं, या फिर उल्टा हो जाएगा. ये रिएक्शंस है बच्चों, क्या है, रिएक्शंस. एलिमेंट में भी बच्चों ऐसा ही है. अगर केमिकल रिएक्शंस कैरिड आउट करते समय, केमिकल रिएक्शंस कैरिड आउट करते समय कोई एलिमेंट है वो ज़्यादा रिएक्टिव हो जाता है, कोई है वो कम रिएक्टिव होता है. ओके अब क्लास में भी ऐसे होता है, हमारे कोई स्टूडेंट ज़्यादा पढ़ाई करता है तो आगे चला जाता है, कोई कम करता है तो वो पीछे रह जाता है, कोई ज़्यादा रिएक्टिव है कोई कम रिएक्टिव है. ऐसे ही डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में पाया जाता है. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आपको दो ऐसे रिएक्टेंट मिलेंगे कि एक होगा ज़्यादा रिएक्टिव और दूसरा होगा कम रिएक्टिव. जो ज़्यादा रिएक्टिव है वो कम रिएक्टिव को बाहर ढकेल देगा. क्या करेगा, बाहर ढकेल देगा, डिस्प्लेस कर देगा. क्या करेगा, डिस्प्लेस, और खुद उसकी जगह ले लेगा और उसको बाहर ढकेल देगा. पता है आपको. तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, उसमें डबल डिस्प्लेसमेंट भी होता है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट होता है. कई बार एक एलिमेंट डिस्प्लेस होता है, कई बार दो एलिमेंट डिस्प्लेस होते हैं. अगर एक एलिमेंट डिस्प्लेस हो गया तो उसको सिंगल डिस्प्लेसमेंट, दो हो गए तो डबल डिस्प्लेसमेंट. मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया है. ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट समझो कि ए सी प्लस डी, ए एक अलग एलिमेंट है, सी एक अलग एलिमेंट है और डी एक अलग एलिमेंट है. अब यहाँ पे डी अगर सी से ज़्यादा रिएक्टिव है तो डी क्या करेगा, सी की जगह ले लेगा. देखो ए सी है, ए के बगल में था, इधर डी ने क्या किया, ज़्यादा रिएक्टिव होने से सी की जगह ले ली और सी को डिस्प्लेस कर दिया. यहाँ पे क्या है, ए सी प्लस बी डी. ओके यहाँ पे ये इसको रिप्लेस किया, ये इसको रिप्लेस किया. इसका मतलब क्या हो गया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ. ओके डिपेंडिंग अपॉन रिएक्टिविटी, वो हम डीप में बाद में देख लेंगे. नेक्स्ट बच्चों है हमारा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. अभी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन मतलब क्या है, व्हाट इज मीन बाय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. अगर कोई एक रिएक्शन हो जिसमें
टू और टू से ज़्यादा रिएक्शंस एक साथ में आ रहे हैं और बना रहे हैं सॉल्ट और वाटर, ओके, सोडियम और H2O बना रहे हैं, तो उसको हम कहेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जिस भी रिएक्शन में भाई सॉल्ट और वाटर तैयार होगा उसको बोलेंगे हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। नेक्स्ट जो रिएक्शन है बच्चों, रेडॉक्स रिएक्शन है। रेडॉक्स रिएक्शन क्या है? रेडॉक्स रिएक्शन आपस में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप 11th-12th में पढ़ते हैं तो भी आपको ये समझ में आना चाहिए। तो 11th-12th वाले बच्चे भी ये सब ध्यान से देख लिए, या फिर जो 10th पास आउट हुए हैं उनको भी ये जरूरी होगा, और 10th में तो बहुत ही जरूरी है। ओके, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है। तो रेडॉक्स रिएक्शन मतलब क्या है? अगर किसी रिएक्शन में कोई एलिमेंट है, उसका समझो एक इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है तो उसको ऑक्सीडेशन कहेंगे, और एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो उसको रिडक्शन कहेंगे। ओके, और दोनों भी हो रहा है तो उसको रेडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। क्या करेंगे? रेडॉक्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने की वजह से इसके लिए अलग से एक वीडियो बनाऊंगा मैं, अलग से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है बच्चों। ओके, नेक्स्ट जो रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। ओके, व्हाट इज मीन बाय एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन? अभी क्या है, जैसे यहाँ पे थर्मल डिकम्पोजिशन हुआ था हीट के प्रेजेंस में, वैसे ही हीट से संबंधित ये दोनों रिएक्शन है। ओके, अगर किसी रिएक्शन में हीट जनरेट होता है, हीट क्या होता है बच्चों? लिबरेट होता है, तो उसको कहेंगे लिबरेशन ऑफ हीट, मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ओके, और किसी रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब होता है तो उसको हम कहेंगे इंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या कहेंगे? इंडोथर्मिक रिएक्शन। तो ये थे बच्चों टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, ओके, जो कि मैंने आपको ऊपर से बता दिए हैं। ओके, नेक्स्ट वीडियो में या फिर अभी साथ में ही हम इन डीप बताएंगे कि कौन सी रिएक्शंस का मतलब क्या है, एग्जाम्पल ले लेंगे, डेफिनेशन ले लेंगे, एक्सप्लेनेशन ले लेंगे। ओके, तो ध्यान से देखिए। ओके, अगर बच्चों कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट में आप डाल दीजिएगा कि सर हमें ये टॉपिक समझ में नहीं आया। ओके, ठीक है, चलो बच्चों नेक्स्ट लेते हैं हम पहला रिएक्शन, जो कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस का देखेंगे। सबसे पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सो व्हाट इज मीन बाय कॉम्बिनेशन रिएक्शन? जैसे कि मैंने बताया बच्चों कि टू और मोर रिएक्टर्स कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट्स साथ में आएंगे, कंबाइन हो जाएंगे टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। ओके, समझ रहा है? ओके, अब बच्चों यहाँ पे एक मैं अलग से बताना चाहता हूँ, रिएक्टेंट्स जो होते हैं वो दो फॉर्म में होते हैं। एक है एलिमेंट फॉर्म और दूसरा है कंपाउंड फॉर्म। क्या है? कंपाउंड फॉर्म। ओके, अगर देखो यहाँ पे जैसे पहला लिया है मैंने एग्जांपल, बर्निंग ऑफ कोल। यहाँ पे क्या हो रहा है यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन साथ में आ रहे हैं CO2 गैस बनाने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए। ओके, तो कार्बन एक रिएक्टेंट है, ऑक्सीजन भी एक रिएक्टेंट है। अब ये कार्बन है, कार्बन के बाजू में कोई भी दूसरा एलिमेंट नहीं है, मतलब ये क्या है? सिंगल एलिमेंट। ओके, उसको हम एलिमेंट कहेंगे, कार्बन। ओके, तो एक कार्बन एलिमेंट है, ऑक्सीजन भी एलिमेंट है, लेकिन CO2 क्या है बच्चों? कंपाउंड है, क्योंकि उसमें कार्बन भी है और ऑक्सीजन भी है। ओके, तो बर्निंग ऑफ कोल क्या हो गया? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, एलिमेंट प्लस एलिमेंट गिव्स कंपाउंड। ओके, एलिमेंट प्लस एलिमेंट गिव्स कंपाउंड। जैसे बर्निंग ऑफ कोल है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, नेक्स्ट जो बच्चों एक रिएक्शन हमने लिया है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। ओके, दो रिएक्टेंट है, अभी H2 है और O2 है, H2O बनाने के लिए फॉर्मेशन ऑफ वाटर, 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2। ओके, इसमें साथ में हमने जो दिखा है स्टेट ऑफ मैटर दिखा है उसका, H2 गैसेस स्टेट में होता है, ऑक्सीजन गैसेस स्टेट में, लेकिन वाटर जो है वो लिक्विड स्टेट में होता है। ओके, समझ रहे हैं? ये अपने आप में एक इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो गैसेस से लिक्विड होता है, मतलब चेंज इन स्टेट होता है, मतलब ये केमिकल रिएक्शन होने का और एक सबूत है। ओके, नेक्स्ट जो बच्चे है एक्सटिंग्विश ऑफ क्विकलाइम एक्सटिंग्विश करने का जो रिएक्शन है। अगर क्विकलाइम में हमने पानी मिला दिया तो क्या हो जाता है? स्लेक्ट लाइम तैयार होता है। स्लेक्ट लाइम मतलब गाढ़ा लाइम तैयार हो जाएगा, गाढ़ा। ओके, क्विकलाइम मतलब जैसा थोड़ा थोड़ा पत्थर जैसा होता है बच्चों एक एलिमेंट। ओके, क्विकलाइम क्या है? एक अलग से नाम अभी हम पहली बार सुन रहे हैं। तो क्विकलाइम बच्चों एक है जो एलिमेंट है, क्विकलाइम ये जो है वो नेचुरली पाया जाता है साउथ अफ्रीका में सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में। तो साउथ अफ्रीका से क्विकलाइम जो आता है उससे हम क्या बनाते हैं? स्टील इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादातर यूज़ होता है क्विकलाइम से हम स्टील तैयार करते हैं, स्टील। ओके, क्विकलाइम और भी है, डोलामाइट है, ओके, लाइमस्टोन है, वो हम धीरे धीरे देखेंगे। लेकिन एक क्विकलाइम है, क्विकलाइम क्या है? CaO प्लस H2O गिव्स CaOH2 स्लेक्ट लाइम। यहाँ पे भी क्या है बच्चों? एक रिएक्टेंट है
प्रोडक्ट तैयार हो रहा है, दो रिएक्टेंट साथ में आ रहे प्रोडक्ट। और यहाँ पे देखो अभी CO एक कंपाउंड है कि नहीं, कार्बन और ऑक्सीजन दोनों साथ में, CO क्या है, कंपाउंड है, H2O भी एक कंपाउंड है और प्रोडक्ट भी कंपाउंड बन रहे हैं, मतलब दो कंपाउंड साथ में आ रहे, कंबाइन हो रहे टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। तो ये क्या हो गया, एक तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया और कंपाउंड प्लस कंपाउंड गिव्स कंपाउंड हो गया। ओके, अभी एग्जाम में क्वेश्चन आ भी सकता है वैसे टाइप का, इसलिए मैंने ये एलिमेंट और कंपाउंड वाली बात इधर बता दी। ओके, अभी आपको एग्जाम्पल ऐसा लिखना होगा कि कंपाउंड प्लस कंपाउंड गिव्स कंपाउंड, ओके, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, तो ये आप लिख लेंगे या फिर अपने हिसाब से लिख लेंगे। ओके, नेक्स्ट जो बच्चों रिएक्शन हम यहाँ पे लेने जा रहे हैं, जो छोटी रिएक्शन होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन। अभी एक्सोथर्मिक रिएक्शन मतलब क्या है, ओके, जिसमें बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस हो। एक्सोथर्मिक रिएक्शन मतलब क्या, हमने देखा अभी पिछली वीडियो में हमने देखा था, एक्सोथर्मिक रिएक्शन मतलब लिबरेशन ऑफ हीट। अभी अगर गैस बर्न होगा तो हीट तो लिबरेट होगी ही ना बच्चों, गैस अगर बर्न हो तो हीट तो लिबरेट होती है, तो क्या है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसका एग्जाम्पल क्या है, देखो मीथेन गैस ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अगर उसको हीट दिया जाए, ओके, हीट लिबरेट होगी, बर्न किया इसको, बर्निंग किया तो हीट तो लिबरेट होगी। मीथेन प्लस O2 गिव्स CO2 प्लस 2H2O प्लस हीट एक अलग से लिबरेट हो जाएगी। ओके, तो ये हीट है। नेक्स्ट है एक ये हो गया एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट बच्चों हम पढ़ने जा रहे हैं इंडोथर्मिक रिएक्शन। ओके, इंडोथर्मिक रिएक्शन एक्सोथर्मिक से एग्जैक्टली अपोजिट है। ओके, क्या है, इसमें हीट लिबरेट हो रहा था, इसमें हीट एब्जॉर्ब होता है। अगर नाइट्रोजन गैस को ऑक्सीजन गैस के साथ में हीट किया जाए, क्या किया जाए, हीट किया जाए, तो क्या हो जाता है, हीट एब्जॉर्ब हो जाएगी। ये हीट है, यहाँ पे हीट दिख नहीं रही, यहाँ पे जो रिएक्टर में हीट थी वो एब्जॉर्ब हो गई। ओके, ओके, तो 2 हो जाएगा उसका, ओके, नाइट्रोजन ऑक्साइड। ओके, ठीक है, तो ये इंडोथर्मिक रिएक्शन था, समझ रहे हैं। इंडोथर्मिक रिएक्शन मतलब कौन सा रिएक्शन, जिस रिएक्शन में क्या होगा, हीट का क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा, उसको हम क्या कहेंगे, इंडोथर्मिक रिएक्शंस। ओके, ग्रेट। नाउ आई एम गोइंग टू लर्न नेक्स्ट रिएक्शन विच इज़ अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, ये भी बच्चों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन एग्जाम अपोजिट टू कॉम्बिनेशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन मतलब क्या है, देखो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हमने क्या देखा था, दो रिएक्टेंट साथ में कंबाइन हो रहे थे टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। अभी डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या करेंगे हम, एक जो है रिएक्टेंट है उसको क्या करेंगे, सेवरल पार्ट्स में डिवाइड्स होके उस रिएक्टेंट है वो सेवरल पार्ट में रिएक्ट होके दो प्रोडक्ट बनाएगा। ओके, और वो देखो अभी कोई भी चीज़ है, जब तक उसको समझो कि ये पत्थर है, ओके, जब तक उसके ऊपर एक्सटर्नल कोई अटैक नहीं होगा, इसके दो टुकड़े तो होने वाले नहीं है, इट इज़ नॉट पॉसिबल दो टुकड़े हो। ओके, तो उसको क्या करेंगे, एक्सटर्नल कुछ इफेक्ट डालना पड़ेगा। अगर डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, उसमें अगर रिएक्शन टेक्स प्लेस बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, अगर उसने हीट एब्जॉर्ब कर लिया, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट है, उसने अगर हीट एब्जॉर्ब कर लिया, क्या कर लिया, हीट एब्जॉर्ब कर लिया, तो उसके साथ क्विकलाइम और CO2 गैस बन जाता है, क्विकलाइम और CO2 गैस बन जाता है, समझ रहे हैं। क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट इन प्रेजेंस ऑफ हीट, तो इसको क्या कहेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन। क्या कहेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन। ओके, तो विच इज द थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, द डिकम्पोजिशन रिएक्शन टेक्स प्लेस बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट इज थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, नेक्स्ट है बच्चों फोटोकेमिकल रिएक्शन। रिएक्शन टेक्स प्लेस बाय सनलाइट। अगर कोई डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, एक रिएक्टेंट है वो डिकम्पोज हो रहा है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो उसको क्या कहेंगे हम, फोटोकेमिकल रिएक्शंस कहेंगे। अगर यह है तुम्हारा सिल्वर ब्रोमाइड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट हो जाएगा, तो सनलाइट एब्जॉर्ब करेगा, तो क्या हो जाएगा इसका, सिल्वर प्लस ब्रोमाइड, ये अलग से दो कंपाउंड बनेगा, क्या बनेगा, सॉरी दो एलिमेंट बनेगा, एक कंपाउंड है, एलिमेंट है, कंपाउंड एलिमेंट, समझा। तो इसके क्या होगा, फोटोकेमिकल रिएक्शंस होगा। ओके, क्योंकि ये सनलाइट के यूज से होता है। सनलाइट, लाइट मतलब बच्चों फोटॉन्स होता है, क्या होता है, फोटॉन्स, इसलिए वो इसको फोटोकेमिकल रिएक्शंस कहते हैं। क्या कहते हैं, फोटोकेमिकल। द रिएक्शन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इज कॉल्ड फोटोकेमिकल रिएक्शन। ओके,
अभी ये ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में बहुत यूज़ होता है, जो कि पुराने ज़माने में ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो आती थी, अभी भी निकालते हैं लोग, ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो आती थी, तो वो ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो की रोल में ये रिएक्शन टेक्स प्लेस होता था। ओके, नेक्स्ट जो रिएक्शन है बच्चों, इलेक्ट्रोलिसिस, डिकम्पोजिशन का ही एक सब टाइप है डिकम्पोजिशन रिएक्शन का, इलेक्ट्रोलिसिस। द रिएक्शन टेक्स प्लेस बाय प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अगर कोई रिएक्शन डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, ओके, डिकम्पोज हो रहा है कोई प्रोडक्ट या फिर रिएक्टेंट, ओके, तो उसके साथ में अगर इलेक्ट्रिक करंट प्रेजेंस हो तो उसको क्या कहेंगे हम, इलेक्ट्रोलिसिस। जैसे कि वाटर हो गया हमारा 2H2 लिक्विड वाटर, इलेक्ट्रिक करंट है तो H2 प्लस O2 गैस अलग से हो जाएगी। ओके, तो ये कौन सी रिएक्शन है बच्चों, इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन। ओके, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन की 3 टाइप देखिए हमने। एक थर्मल डिकम्पोजिशन, जिस रिएक्शन में एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट होगा वो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। ओके, जिस रिएक्शन में एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट होगा वो फोटोकेमिकल रिएक्शन है, और जिस रिएक्शन में इलेक्ट्रिक करंट होगा उसको इलेक्ट्रोलिसिस कहेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन। तो दीज आर 3 टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, तो बच्चों इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट थोड़ी देर में आएगा। Thank you. Hello students. Now we will discuss about displacement reaction. Okay. Previously we have discussed about combination reaction and decomposition reaction. Okay. There is a 3 types of decomposition reaction further. One is a thermal decomposition, another one is a electrolysis decomposition, and third one is the फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। ओके, वो हमने डिटेल में देख लिया है। ओके, अगर बच्चों ने स्किप किया है तो पीछे जाके वो एक बार देख के फिर इस वीडियो में हम आएंगे। ओके, तो नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है? अभी बच्चों ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है वो कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन से अलग है। ओके, इस रिएक्शन में आपको जानना होगा कि जो रिएक्शंस में जो हम एलिमेंट लेंगे वो एलिमेंट में से कौन ज़्यादा रिएक्टिव है और कौन कम रिएक्टिव है। ओके, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब क्या है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट। ओके, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इट इज द रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट। फाइन। ओके, सो फर्स्ट एग्जांपल हम ले लेंगे। यहाँ पे देखो बच्चों, Fe आयन प्लस CuSO4 कॉपर सल्फेट, ओके, गिव्स अस, ओके, आयन सल्फेट प्लस कॉपर। ओके, यहाँ पे क्या हो गया बच्चों कि Fe है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव था, तो Fe ने क्या किया, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। Fe ने क्या किया, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। ओके, समझ रहे आपको? तो Fe ज़्यादा रिएक्टिव था, Fe ने कॉपर को डिस्प्लेस किया। यहाँ पे देखिए Fe कॉपर की जगह पे आया है, कॉपर CuSO4 के पास था, अभी कॉपर की जगह पे Fe आया है क्योंकि Fe ज़्यादा रिएक्टिव है, उसने कॉपर को बाहर निकाल। ओके, इन शॉर्ट अगर हमारी नॉर्मल लैंग्वेज में बताना चाहते हैं तो देखिए कैसे हम याद रखेंगे। Fe है ये बड़ा भाई है और Cu है ये छोटा भाई है। ओके, बड़ा भाई छोटे भाई को घर से बाहर निकल देता है, बड़ा भाई छोटे भाई को घर से बाहर निकल देता है और वो खुद छोटे भाई की जगह ले लेता है। ओके, ये सिर्फ एग्जाम्पल है। ओके, रियल लाइफ में ऐसा कुछ सोचिए मत। ओके, Fe क्या है, बड़ा भाई है, कॉपर क्या है, छोटा भाई है। ओके, Fe बड़ा भाई है मतलब ज़्यादा रिएक्टिव है, बड़ा भाई छोटे भाई को घर से बाहर निकालता है, ये घर है, घर से बाहर निकालता है और खुद उसकी जगह ले लेता है। देखिए बड़े भाई ने छोटे भाई को बाहर निकाल दिया इधर, समझ रहे आपको? तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम ऐसे याद रख सकते हैं। ओके, समझ रहे? नेक्स्ट है जिंक प्लस CuSO4 कॉपर सल्फेट, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट गिव्स जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। ओके, अब इस रिएक्शन में जाने से पहले मैं थोड़ा सा आपको रिएक्टिविटी सीरीज बताता हूँ। ये रिएक्टिविटी सीरीज मैंने यहाँ पे बनाई है, रिएक्टिविटी सीरीज नीचे। ओके, सोडियम है, सॉरी पोटेशियम है, फिर सोडियम है, फिर कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, जिंक है, ओके, आयरन है, ओके, Pb है, हाइड्रोजन है, कॉपर है, Hg है मतलब मर्क्यूरी है, Ag है मतलब सिल्वर है, ओके, Au है मतलब गोल्ड है, ओके, और प्लेटिनम है। ओके, अभी ये सब आपको पता है। Au अभी गोल्ड का नाम Au क्यों है, G से क्यों नहीं है, क्योंकि Au है
इसको हम ऑरम कहते हैं। क्या? ऑरम। एक ग्रीक लैंग्वेज में इसको ऑरम कहते हैं। ओके, और ऑरम मतलब गोल्डी है। ऑरम गोल्ड में सबसे ज़्यादा मात्रा में रहता है, तो ये ऑरम है, इसलिए गोल्ड की जगह जी की जगह पे यहाँ पे एयू का प्रयोग किया गया है। ओके, सो टेंशन ना ले, एयू मतलब ऑरम। क्योंकि मैं इसलिए बता रहा हूँ बच्चों, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों को ये सब एलिमेंट याद रहते हैं, लेकिन ये पीबी है, ठीक है, ये पीबी है, या फिर ये पीबी लीड रहता है ये, या फिर एजी है, एचजी है, ये सारे एलिमेंट याद नहीं रहते ज़्यादातर, इसलिए ये याद रख के बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये रिएक्टिविटी सीरीज है, जो ज़्यादा सबसे ऊपर है वो ज़्यादा रिएक्टिव है, ये ज़्यादा रिएक्टिव, उससे कम ये, उससे कम ये, उससे कम ये, उससे कम ये, और प्लैटिनम सबसे कम रिएक्टिव है। ओके, तो यहाँ पे देखिए पहला एग्जांपल में देखता हूँ, एफी कॉपर है, एफी और कॉपर देखेंगे हम। एफी कहाँ पे है बच्चों? एफी यहाँ पे, कॉपर कहाँ पे? यहाँ पे, मतलब एफी कॉपर से ऊपर है, एफी कॉपर से क्या है? ऊपर है। ओके, तो एफी क्या है? ज़्यादा रिएक्टिव है, कॉपर लेस रिएक्टिव है, तो इसलिए एफी ने कॉपर को बाहर कर दिया। ओके, इधर भी देखिए बच्चों, जिंक और कॉपर। जिंक देखिए कॉपर से ज़्यादा आगे है। ओके, तो जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है, कॉपर कम रिएक्टिव, तो जिंक क्या किया? कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, देखो कॉपर बाजू में आ गया। ओके, तो ये कौन सा रिएक्शन हो गया? हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अभी ये रिएक्टिविटी सीरीज बच्चों याद कैसे करें? ओके, एक दो एग्जाम्पल तो याद हो जाएंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा कैसे याद करें? इसके लिए मैं एक शॉर्टकट दे रहा हूँ आपको यहाँ पे, कैसे याद रखेंगे। देखिए ज़्यादा से ज़्यादा लिखिए इसको, ठीक है, ये शॉर्टकट जो दे रहा हूँ सिर्फ एक्सटर्नल पर्पज़ के लिए है, कि आपको जल्दी से ध्यान में आ जाए। ओके, तो के को हम बोलेंगे केदार, इनको बोलेंगे नाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है। ओके, यहाँ पे है हाई कोर्ट है, यहाँ पे आ लिखेंगे दोनों को, आप का। ओके, तो याद कैसे? केदार, अभी ये शॉर्ट फॉर्म याद रखिए बच्चों, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, हाई कोर्ट है आपका। ओके, इससे आप ये रिएक्टिविटी सीरीज याद कर सकते हैं, समझ रहे? बहुत ही आसान तरीका है। ओके, तो ये आप एक्सटर्नल पर्पज के लिए याद रखिए, और मेरे ख्याल से अगर आप 10-15 बार ये सब ट्राई कर लो तो 100% लाइफ टाइम के लिए ये याद हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ हम जाएंगे। नेक्स्ट रिएक्शन है बच्चों डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। व्हाट इज मीन बाय डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो देखा, अभी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मतलब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मतलब डिस्प्लेसमेंट 2 बार होगा। इसका मतलब क्या है? म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन टू कंपाउंड्स। दो कंपाउंड है, दो कंपाउंड के बीच, दो कंपाउंड में जो आयंस रहते हैं, दो कंपाउंड एक दूसरे से क्या बातचीत करेंगे? आयंस जो हमारे हैं वो एक्सचेंज कर लेते हैं, इसका मतलब डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ है। ओके, देखिए इधर एग्जांपल है Na2SO4 सोडियम सल्फेट। ओके, ये सोडियम का कंपाउंड है, सोडियम सल्फेट किसका कंपाउंड है? सोडियम का। ओके, और बेरियम क्लोराइड इधर BaCl, ये क्या है? बेरियम का कंपाउंड है। ओके, और SO4 और Cl2 क्या है बच्चों? आयंस है। तो ये कंपाउंड क्या करेंगे बच्चों? आयंस है वो एक्सचेंज करेंगे, इसका आयन जाएगा इसको और इसका आयन जाएगा इसको, हो गया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपका। देखिए Na2SO4 मतलब सोडियम सल्फेट ने क्या किया? SO4 BaSO4, ये SO4 गया इधर, BaSO4 हो गया, और ये Cl2 आ गया Na2 में, 2NaCl एक्वस। ओके, तो ये क्या हो गया? हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। अब इस रिएक्शन है, इस रिएक्शन में क्या होता है? हमेशा एक इनसॉल्युबल सॉलिड तैयार होता है जो वाटर में सॉल्युबल नहीं होता। ओके, तो उसको क्या कहेंगे हम? इसको उसको क्या कहेंगे हम? प्रेसिपिटेट। क्या फॉर्म होता है? प्रेसिपिटेट, इसलिए इसको प्रेसिपिटेट रिएक्शन के नाम से भी जाना जाता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, इन दिस रिएक्शन व्हाइट इनसॉल्युबल फॉर्म्ड इज कॉल्ड प्रेसिपिटेट। ओके, समझ में आ रहा है बच्चों? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आपको फर्क पता चला। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन माना जाता है। ओके, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन मतलब कुछ नहीं, अगर रिएक्शन है, दो रिएक्टेंट है, दो रिएक्टेंट आपस में मिल रहे हैं, दो रिएक्टेंट क्या हो रहे हैं? आपस में मिल रहे हैं और ऑक्सीजन गेन कर रहे हैं। जो RHS है, RHS में ऑक्सीजन गेन हो गया एक आध एलिमेंट में, तो उसको क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जैसे कि यहाँ पे देखो बच्चों, CuO कॉपर ऑक्साइड प्लस H2, ओके,
गिव्स Cu प्लस H2। यहाँ पे क्या हो गया बच्चों, Cu है और ये H2 है। H2 के पास अभी ऑक्सीजन है क्या बच्चों, नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन आ गया। मतलब H2 ने क्या किया बच्चों, ऑक्सीजन क्या कर लिया, गेन कर लिया। गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन मतलब क्या हो गया, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है बच्चों, ऑक्सीडेशन। अब ये स्पेशल टाइप ऑफ रिएक्शन है, ये ऑक्सीडेशन भी है और रिडक्शन भी है। अब देखेंगे बच्चों रिडक्शन रिएक्शन मतलब क्या है। रिडक्शन रिएक्शन मतलब क्या है बच्चों, लूजिंग ऑफ ऑक्सीजन। अब यहाँ पे देखिए सेम रिएक्शन में नीचे लिख रहा हूँ, कॉपर CO कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गिव्स Cu प्लस H2। अभी कॉपर ने क्या किया, कॉपर के साथ में ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन क्या कर दिया बच्चों, लूज कर दिया। इधर कॉपर के साथ में ऑक्सीजन था, आरजीएस में देखो तो ऑक्सीजन नहीं, मतलब ऑक्सीजन क्या किया, लूज किया। मतलब क्या है, ये रिडक्शन रिएक्शन है। और इधर हाइड्रोजन के साथ में ऑक्सीजन नहीं था, हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन गेन कर लिया, मतलब क्या है, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। ओके। और अगर कोई रिएक्शन ऑक्सीडेशन भी होती है और रिडक्शन भी होती है, मतलब उसको कहते हैं हम रेडॉक्स रिएक्शन। कौन सी, रेडॉक्स रिएक्शन, कि लूजिंग ऑफ ऑक्सीजन भी है और गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन भी है। हाँ भाई, चार दो एलिमेंट है, एक एलिमेंट ने ऑक्सीजन गेन कर लिया, दूसरे ने लूज कर लिया, हो गया रेडॉक्स रिएक्शन, नो वरी। ओके, तो ये रेडॉक्स रिएक्शन है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन मतलब क्या बच्चों, गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीडेशन रिएक्शन, इधर H2 है, H2 ने ऑक्सीजन गेन कर लिया, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ओके। रिडक्शन रिएक्शन मतलब क्या बच्चों, लूजिंग ऑफ ऑक्सीजन, मतलब क्या हो गया, इधर कॉपर ऑक्साइड था। ओके, तो कॉपर ने क्या किया, ऑक्सीजन क्या किया, लूज किया, तो ये क्या बन गया, रिडक्शन रिएक्शन। ओके, तो बच्चों ऑल टाइप ऑफ रिएक्शंस आर कवर्ड ओके इन दिस लेक्चर, फाइन। और जो फाइनल हमारा वन शॉट रिवीजन होगा, ओके, उसमें सब पूरे वीडियो एक साथ में डाले जाएंगे और बहुत सारे बच्चों के जो डाउट रहेंगे वो सब हम सॉल्व कर देंगे। ओके, और बहुत ही जल्दी व्हाइट बोर्ड पे हम सिर्फ पढ़ाना शुरू करेंगे, क्योंकि हम धीरे धीरे हमें जो व्हाइट बोर्ड वीडियोस बनाने में जो भी कुछ मटेरियल्स रिक्वायर्ड था वो अभी मिल रहा है। ओके, नेक्स्ट है बच्चों करोजन। थोड़ा सा सेमी इम्पोर्टेंट टॉपिक है करोजन, बहुत ही ईजी है, हम सबके मतलब डे टू डे लाइफ में सबने देखा हुआ है करोजन क्या होता है। करोजन या फिर रस्टिंग बोल सकते हैं आप इसको। ओके, क्या है करोजन, करोजन मतलब बच्चों क्या है, जैसे अगर कोई मेटल है, कौन सा मेटल, रिएक्टिव मेटल। मेटल बहुत टाइप के होते हैं बच्चों, रिएक्टिव मेटल। ओके, अभी स्टील और आयन ही देख लो, स्टील भी मेटल है, आयन भी एक मेटल ही है, आयरन और स्टील, स्टेनलेस स्टील, ठीक ना। लेकिन स्टेनलेस स्टील क्या रस्ट होता है क्या, स्टेनलेस स्टील रस्ट नहीं होता। ओके, क्या होता है, Fe, इधर देखो स्टील और Fe ज़्यादा रिएक्टिव है, तो Fe क्या हो जाएगा, Fe ज़्यादा पहले रस्ट हो जाएगा। अभी रस्ट होना मतलब क्या, करोजन होना मतलब क्या, अगर कोई रिएक्टिव एलिमेंट है तो उसका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एयर और वाटर के साथ में कांटेक्ट होना। अगर कोई मेटल है रिएक्टिव मेटल, वो एयर और वाटर के साथ में मिल गया तो उसमें एयर और वाटर क्या होता है, अटैक हो जाता है, अटैक करता है और क्या बनाता है, करोजन बनाता है, उसको कोरोड बनाता है, करोजन हो जाता है, या फिर रस्टिंग आप बोल सकते हैं, रस्टिंग हो जाता है, इसको करोजन बोलेंगे। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड करोजन। ओके, तो करोजन का डेफिनेशन अगर किसी ने पूछा तो बहुत सिंपल वर्ड में बोलना है बच्चों, करोजन इज द प्रोसेस इन विच highly reactive metals are attacked by air and water around it, okay, and corrodes, so and this process is called corrosion। okay, बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट जो बच्चों है कि करोजन तो अभी देख लिया हमने, ये तो प्रॉब्लम था, सोल्यूशन क्या है, करोजन ना हुए इसलिए हमें क्या क्या करना चाहिए, तो करोजन नहीं होना चाहिए, इसलिए हम करोजन क्यों नहीं होना चाहिए बच्चों, क्यों क्यों आपको लगता है कि करोजन होना बुरी बात है, क्या सर क्या बोल रहे हैं, करोजन तो हुआ तो मतलब ये हो जाए ना, लेकिन आप साइंस की लैंग्वेज में बताइए करोजन होने से क्या नुकसान हो जाएगा बच्चों। करोजन होने से ना, जो भी अपना जिस भी चीज़ को जो चीज़ कोरड हो गई है, मतलब ये समझो कि एक मेटल है और ये इसको करोजन लग गया, तो क्या हो जाएगा, इसका जो जो एलिमेंट है, जो अंदर में जो पार्टिकल्स है, इन दोनों में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वीक हो जाएगा और ये मेटल का पार्ट आपका वीक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वीकनिंग हो जाएगा, उससे ज़्यादा काम नहीं हो पाएगा और वो एक्सीडेंट्स भी हो सकते हैं कि घर के छत की रेलिंग है या फिर नीचे जो रेलिंग्स है वो रेलिंग्स टूट के करोड़ हो गई, ज़्यादा रस्ट होगी, ओके, वो कभी भी गिर सकती है, समझ रहे हैं। तो करोजन होना अच्छी बात नहीं है, तो करोजन ना हुए इसलिए हम क्या कर सकते हैं,
तो सबसे पहला पॉइंट है बच्चों, हम उसको पेंट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं बच्चों? पेंट कर सकते हैं। ओके। और अगर कोई मशीनरी है, समझो छोटी मोटी एक कंपनी है और कंपनी में कोई मशीनरी है, वो मशीनरी भी मेटल की होगी बच्चों। ओके, तो मेटल की जो मशीनरी है, वो मशीनरी में अगर रस्ट लगता है तो भी बुरी बात है। तो वो रस्ट ना लगे इसके लिए क्या करना चाहिए? उसको ऑयलिंग करना चाहिए, ग्रीसिंग करना चाहिए। अगर आप बच्चों, आप सबको पता है, साइकिल तो सबको पता है, साइकिल की जो चेन रहती है, चेन, ओके, चेन के बाजू में केजेस रहते हैं। ओके, दोनों के बीच में ज़्यादा कांटेक्ट ना आए, ज़्यादा कांटेक्ट आता है तो वो रस्ट हो जाता है। ओके, एक दूसरे के साथ फ्रिक्शन होता है तो रस्ट हो जाता है। इसलिए ऑयलिंग और ग्रीसिंग करना बहुत ज़रूरी है। हम ऑयलिंग ग्रीसिंग करते रहते हैं तो साइकिल अपनी स्मूथ चलती है। ओके, नेक्स्ट ये नेक्स्ट सॉल्यूशन जो है बच्चों, ये सॉल्यूशन नहीं है एक्चुअली, सॉल्यूशन नहीं, ये दूसरा ऑप्शन है, अल्टरनेटिव ऑप्शन है कि आप जीआई का पाइप यूज़ करो। मतलब हर जगह पे जीआई का पाइप यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि जीआई का पाइप ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होता मेटल के जितना, आयरन के जितना। ओके, तो जीआई पाइप जहाँ पे वाटर का काम है, वाटर पाइपिंग है, हमारे घर में जो वाटर पाइपिंग रहता है, उसमें जीआई पाइप यूज़ किया जाए, वो ज़्यादा रस्ट नहीं होता। ओके, रस्ट नहीं होता। नेक्स्ट है कोट ऑफ क्रोमियम। अगर किसी मेटल पे, अगर कोई मेटल है, समझिए मेटल रॉड है, इसके ऊपर क्रोमियम का कोट लगा दिया, कोटिंग ऑफ क्रोमियम का कोटिंग लगा दिया, तो क्या हो जाएगा? ये रस्ट होने से बच जाएगा। अभी क्रोमियम क्या है सर? क्रोमियम मतलब क्या है? क्रोमियम कौन सा एलिमेंट है? क्या है इसमें प्रॉपर्टीज क्या है? क्रोमियम का एटॉमिक नंबर बच्चों 24 है। और ये क्रोमियम है वो जो स्टेनलेस स्टील है उसमें ज़्यादातर पाया जाता है। ओके, 70 से 90% क्रोमियम पाया जाता है स्टेनलेस स्टील में। तो क्रोमियम का प्रॉपर्टी है कि वो रस्ट नहीं होता, स्टेनलेस स्टील जैसे रस्ट नहीं होता। किसकी वजह से रस्ट नहीं होता? क्रोमियम की वजह से ही रस्ट नहीं होता। ओके, और क्रोमियम बहुत और एक क्रोमियम का प्रॉपर्टी है रिफ्लेक्शन। क्रोमियम 70% ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट करता है और 90% ऑफ इंफ्रारेड रेड रेज एज इट इज क्या होता है? रिफ्लेक्ट करता है। ओके, तो ये इसका प्रॉपर्टी है। तो क्रोमियम एक बेस्ट एलिमेंट के नाम से जाना जाता है, और वो एलिमेंट हम अगर इस एलिमेंट का कोटिंग हम अगर आयरन की प्लेट को दे दें तो आयरन कभी भी रस्ट नहीं होगा। ओके, मतलब उसकी भी एक पर्टिकुलर लाइफ होगी। वर्ल्ड में कोई भी चीज़ लाइफ लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, मतलब कभी ना कभी उसका अंत होना ही है। ओके, नेक्स्ट है बच्चों नेक्स्ट है रेंसिडिटी। क्या है? रेंसिडिटी। अरे ये रेंसिडिटी क्या है? जिन बच्चों को ये रेंसिडिटी मालूम है उनको तो पढ़ने का मूड नहीं रहता, क्योंकि वर्ड ही ऐसा खराब है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी मतलब खाना खराब होना। अब सबको पता है, घर में रहता है हमारा, घर में खाना रहता है, खाना पड़ा हुआ रहता है, या फिर बच्चे हॉस्टल में जो रहते हैं, मैगी बना दी वैसे ही रख दी, 3 घंटे बाद 3-4 दिन बाद देख लिया तो वो रेंस हो जाएगी, या फिर एक ही दिन में रेंस हो जाएगी, पता है। या फिर दूध है, दूध रख दिया, गर्म नहीं किया, हीट नहीं हुआ, रेंस हो गया। ओके, तो ये सब प्रॉब्लम का जड़ क्या है? रेंसिडिटी। ओके, रेंसिडिटी मतलब साइंस की लैंग्वेज में आप अगर देखा जाए तो स्लो टाइप ऑक्सीडेशन होता है। मतलब ऑक्सीडेशन मतलब क्या? गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन। मतलब गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन मतलब एयर के साथ में कांटेक्ट में आना, समझ रहे आपको? गेनिंग ऑफ स्लो ऑक्सीडेशन है, उसी को हम रेंसिडिटी बोलते हैं। स्लो ऑक्सीडेशन इन अ फूड, स्लो ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल एंड फैट्स प्रेजेंट इन द फूड। जो फूड है, समझो कि ये हमारा, देख लो इधर में एग्जांपल के तौर पे थोड़ा देख लो, ये क्या है? क्या सर आपने कटोरी निकाल दी, कटोरा थमा दिया बच्चों के हाथ में। ये समझो एक कटोरा है, इस कटोरे में समथिंग फूड है, मान लो मैगी है सबकी फेवरेट, या फिर पास्ता है, कुछ भी है। ओके, इसमें जो ऑयल है और फैट है, जो फूड है उसके अंदर क्या है बच्चों? ऑयल है और फैट है। जो फूड है उसके अंदर, ऑयल फैट किसके अंदर है? फूड के अंदर है। ओके, ये ऑयल और फैट का स्लोली ऑक्सीडेशन होता है। क्या होता है बच्चों? स्लोली ऑक्सीडेशन होता है। स्लोली ऑक्सीडेशन मतलब क्या? ये ऑयल और फैट में एक्सटर्नल जो एयर है वो, उसका जो एलिमेंट्स है वो मिलने शुरू हो जाते हैं। ओके, तो वो क्या क्या होता है? रिजल्टिंग क्या होता है? फॉल ओडोर। ओके, फॉल ओडोर हो जाता है और इनअप्रोप्रिएट फूड हो जाता है कंजम्पशन के लिए। कंजम्पशन हम इजीली कर नहीं सकते उसका, पता नहीं कुछ लोग कर भी रहे होंगे। फॉल ऑर्डर मतलब सबसे अच्छा एकदम बहुत ही मतलब महंगे सेंट जैसा ओडोर आता है।
मजाक कर रहा हूँ, महंगा सेंट जैसा नहीं, बहुत ही गंदा और घटिया स्मेल आता है इससे, ऑर्डर से। ओके, तो अभी ये स्मेल तो लेना नहीं है, लेने की इच्छा नहीं होगी किसी की, इसलिए क्या करेंगे हम फूड्स को क्या करेंगे, रेंस होने से बचाएंगे। रेंस होने से बचे, जैसे करोजन होने से प्रिवेंशन किया था हमने मेटल्स का, वैसे ही फूड्स का प्रिवेंशन करना है रेंसिडिटी से। ओके, तो उसके लिए क्या है, क्या क्या मतलब तरीके हैं, नुस्खे क्या क्या है। ओके, तो डेफिनेशन को देखा जाए तो डेफिनेशन बोल रही है कि स्लो ऑक्सीडेशन ऑयल और फैट्स का। ऑक्सीडेशन है मतलब गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन, गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन होने से रुकाना, कि ऑक्सीजन गेन ना हो, जो ऑयल से और फैट से उसमें ऑक्सीजन गेन ना हो, ऐसा क्या हम तरीका यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहला, पैकिंग इन एयर टाइट कंटेनर। अगर कोई फूड एयर टाइट कंटेनर में पैक्ड है तो खराब नहीं होगा। ओके, एयर टाइट कंटेनर में पैक्ड है इसका मतलब क्या है, उसमें ऑक्सीजन आने नहीं देना एयर टाइट कंटेनर में, समझ रहे। ओके, तो क्या है, क्या हो जाएगा, रेंस नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट है रेफ्रिजरेशन एट लो टेम्परेचर। रेफ्रिजरेशन एट लो टेम्परेचर, अगर जो कुकड़ फूड है, कुकड़ फूड है उसका रेफ्रिजरेशन करेंगे, मतलब क्या, फ्रिज में रखेंगे, लो टेम्परेचर पे रखेंगे तो वो ज़्यादा खराब नहीं होगा। ओके, तो अभी इसी के ऊपर एक बेस्ड में क्वेश्चन आपके सामने लाता हूँ कि जो हम चिप्स खाते हैं बच्चों, पता है आपको, ऐसा ऐसा चिप्स का पैकेट होता है, ठीक है, बालाजी चिप्स या कुछ और चिप्स या कुरकुरे ये सब होता है, इसमें इसमें नाइट्रोजन फिल किया होता है, नाइट्रोजन, क्या फिल किया होता है, नाइट्रोजन। क्यों, क्यों इसमें नाइट्रोजन फिल किया होता है, एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों कि चिप्स के पैकेट्स में नाइट्रोजन क्यों फिल किया रहता है। ओके, लास्ट ईयर मेरे एक स्टूडेंट ने एक सवाल पूछा था। ओके, तो बहुत ही अच्छा सवाल है, नाइट्रोजन क्यों फिल होता है, क्योंकि नाइट्रोजन बच्चों रेंसिडिटी से बचाता है, क्योंकि नाइट्रोजन ऑयल से और जो फैट्स है ना, वो फैट्स का ऑक्सीडेशन होने से क्या होता है, बचाता है, समझ रहे हैं। जो अभी ऑक्सीजन ऑयल कहाँ है असल, उसमें ऑयल किधर है, जो चिप्स है वो चिप्स तलने के बाद ही उसमें डाले होंगे बच्चों, फ्राई करने के बाद ही उसमें डाले होंगे, तो उसमें कुछ ना कुछ मात्रा में उसका ऑयल रहता है, वो उस ऑयल का ऑक्सीडेशन ना हो इसलिए नाइट्रोजन डाला जाता है। ओके, ऑयल्स और फैट्स भी रहते हैं उसमें, उसका ऑक्सीडेशन ना हो इसलिए नाइट्रोजन डाला जाता है चिप्स में। क्वेश्चन आया तो बच्चों लिख सकते हो आप। ओके, और दूसरा क्या है बच्चों, और एक फायदा है जो कि इजीली दिख रहा है बच्चों, इसमें एयर टाइट कंटेनर होने की अच्छे वजह से, ये जो पैकेट है वो एयर टाइट होने की वजह से जो ट्रांसपोर्टेशन है, ट्रांसपोर्टेशन में इसका जो चिप्स है वो ब्रेक नहीं होगा, क्योंकि इधर उधर हिलेगा तो उसके लिए जगह होगी। ओके, तो वो ब्रेक नहीं होगा, ये दूसरा इसके पीछे का ये। ओके, ठीक है बच्चों, तो ऑल ओवर और दिस चैप्टर इज फिनिश्ड हियर। ओके, वन शॉट रिवीजन में मैं क्या करने वाला हूँ अभी ये थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। वन शॉट रिवीजन मतलब क्या है, सर बोल रहे इतनी देर से, क्या है वन शॉट रिवीजन मतलब, इसमें बच्चों पहले हम बेसिक लेंगे, पूरा बेसिक लेंगे मतलब क्या, बेसिक लेंगे यानी कि जो भी टर्म्स है यूज़ की हुई उस टर्म्स का एक्सप्लेनेशन होगा, और क्या होगा बच्चों, डाउट्स, जो भी डाउट्स कमेंट्स में आ रहे हैं वो डाउट्स पूरे सॉल्व किए जाएंगे, डाउट्स सबके सामने सॉल्व किए जाएंगे डाउट्स। और क्या किया जाएगा इनमें, इनमें जो NCERT के जो क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस किए जाएंगे, क्वेश्चंस लगाए जाएंगे, ठीक है। तो ये सब होने वाला है वन शॉट रिवीजन में। तो वन शॉट रिवीजन के लिए ना भूले, वन शॉट रिवीजन हमको लेना ही है। और वन शॉट रिवीजन बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस है कि वाइट बोर्ड पे होने वाला है, तो बी केयर फ्री अबाउट दैट। एंड कमेंट में बच्चों मुझे लिख देना कि वन शॉट रिवीजन कब लाना है, वन शॉट रिवीजन लाना है या अभी नहीं है। ओके, और कोई मेरे से गलती हुई होगी तो मुझे बता देना बच्चों कि अगर सर ये पॉइंट हमें समझ में नहीं आया, ये पॉइंट अपने समझ में नहीं आया, तो मैं वो पॉइंट वन शॉट रिवीजन में कवर कर लूँगा। ओके, सो थैंक यू सो मच बच्चों, ठीक है। तो आगे हम नेक्स्ट पार्ट लेने वाले हैं, थोड़ी देर में अभी मैं वीडियो बनाना शुरू किया हूँ, तो कम से कम 5 घंटे तो इसमें जाएंगे ही। आप पढ़ते रहिए, वीडियो रिपीट देखते रहिए, पेन और पेपर निकालिए, नोट्स बनाइए। ओके, ठीक है। अगर कोई पॉइंट समझ में नहीं आता तो तुरंत उधर ही कमेंट कर दीजिए कि सर आपका इस वीडियो में ये पॉइंट, इस मतलब सेकंड में डाल दीजिए 25
0.0 सेकेंड में जो पॉइंट एक्सप्लेन किया है वो समझ में नहीं आया, या फिर पॉइंट का नाम लिख लीजिए कि सर ऑक्सीडेशन नहीं समझ में आया सर, या फिर डिकम्पोजिशन रिएक्शन समझ में नहीं आया, तो हम एक्सप्लेन करेंगे वन शॉट रिवीजन में। ओके, थैंक यू सो मच। सो प्रिपेयर रहना नेक्स्ट चैप्टर के लिए, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। ओके, बहुत ही जल्दी आ रहा है। थैंक यू सो मच।